आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस सी भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी सीरियल किलर के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जिस भयानक अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए कठिन है। ये कहानी उस घटना की है जिसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। यहाँ की जिंदगी शांत और सामान्य थी। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। शाम का समय था और मैं घर लौट रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैंने कस्बे के पुराने पुस्तकालय की शरण ली। ये पुस्तकालय बहुत पुराना था और वर्षों से बंद पड़ा था। यहाँ के पुराने बुक शेल्व्स और धूल भरी किताबें किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लगती थीं। मैं एक कोने में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। ये डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जिज्ञासावश मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। 10 जुलाई 1947। आज मैंने फिर एक को मार दिया। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह एक जुनून है, एक ऐसा जुनून जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये डायरी किसी सीरियल किलर की थी। मैंने पन्ना पलटा और आगे पढ़ा। 15 अगस्त 1947। आज मैंने एक और को मार दिया। हर बार की तरह इस बार भी मैंने उसे अपने हाथों से मारा। उसकी आंखों में डर और मेरी आंखों में आनंद। यह सिलसिला कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने और पन्ने पलटे। 1 अक्टूबर 1947। आज मुझे पुलिस से बचने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यह हत्या का खेल जारी रहेगा। डायरी का आखिरी पन्ना था। मैंने उसे भी पढ़ा। 15 नवंबर 1947। आज मैंने आखिरी हत्या की है। अब मुझे छुपना पड़ेगा। लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। डायरी के अंत में कोई नाम नहीं था। मैंने वह डायरी वापस रख दी और सोचा कि यह शायद किसी का फंतासी होगी। लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। रात हो चुकी थी और बारिश थम चुकी थी। मैं घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा वहां? मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। वह मुस्कुराया और बोला, वह डायरी सच्ची है। वह कातिल आज भी जीवित है और यहीं कहीं है। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता? वह हंसते हुए बोला, क्योंकि मैं ही वह कातिल हूं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं पीछे हटने लगा। उसने कहा, डरो मत, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मारने की ललक आज भी जिंदा है। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और घर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने पुस्तकालय की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई डायरी नहीं मिली। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थीं। वह अब भी यहां कहीं था, अपने अगले शिकार की तलाश में। कई दिनों तक मैं डरा हुआ था। हर आहट पर चौंक जाता था। एक रात मुझे लगा कि कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैंने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ। वह बूढ़ा आदमी मुझे देख रहा था। शायद उसने मुझे अपना अगला शिकार चुन लिया था। मैंने पुलिस को फिर से बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मैं जानता था कि वह सच में वहां था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि कोई खड़ा है। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो मैंने डायरी में पढ़ा था। वह मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी बारी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह दरवाजा तोड़ने लगा। मैं भागकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और पुलिस स्टेशन की ओर भागा।
पुलिस ने मेरी बात सुनी और मेरे साथ घर आई, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने मेरी बातों को फिर से वहम समझा और चले गए, लेकिन मैं जानता था कि वह सच में था। मैं रात भर जागता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया और वहां कुछ दिन रहा, लेकिन उस डर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा सोचता रहा कि वह कभी भी लौट सकता है। और एक दिन जब मैं घर वापस लौटा तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला है। अंदर जाने पर मैंने देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तभी मुझे एक नोट मिला, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैंने वह नोट पुलिस को दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब मैं हमेशा डर के साए में जीता हूं। हर रात मुझे लगता है कि वह मेरे पास आ रहा है। मैं यह कहानी इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो लोग जान सकें कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। वह अब भी जीवित है और उसकी हत्या की प्यास कभी नहीं बुझेगी। कौन जानता है, शायद वह अगली बार तुम्हारे दरवाजे पर हो। यह अधूरा सत्य है, लेकिन यह कहानी तुम्हारे दिल में डर जरूर छोड़ जाएगी। अगर कभी तुम्हें भी ऐसा अनुभव हो तो मेरी कहानी याद रखना और सावधान रहना। अगले कुछ दिन मेरे लिए जैसे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैं अपने दोस्त के घर पर ही ठहरा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में उस बूढ़े आदमी का चेहरा बार बार उभर आता। हर रात मेरी नींद उसकी भयानक हंसी से टूट जाती। मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी कहानी को सार्वजनिक करना होगा। मैंने स्थानीय अखबार के संपादक से संपर्क किया और उसे अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने मेरी कहानी को छापने का वादा किया। अगले दिन जब अखबार में मेरी कहानी छपी तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि अब लोग सचेत हो जाएंगे और पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेगी। लेकिन मेरी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। कुछ लोगों ने मेरी कहानी को मजाक समझा, जबकि कुछ ने मुझे पागल करार दिया। पुलिस ने भी इसे एक पब्लिसिटी स्टंट मान लिया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने मेरी कहानी को गंभीरता से लिया। उसका नाम था राहुल। वह एक निजी जासूस था। उसने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उसके सामने अपना पूरा अनुभव रखा और उसने मेरे डर को समझा। राहुल ने मुझसे कहा, अजय, मुझे लगता है कि यह आदमी किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। हमें उसे ढूंढने और उसे कानून के हवाले करने की जरूरत है। मैं उसकी बातों से सहमत था और हमने मिलकर उसकी तलाश शुरू कर दी। हमने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि 1987 में वास्तव में कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से हत्याएं हुई थीं। लेकिन इन मामलों को कभी हल नहीं किया गया था। हमें यह भी पता चला कि उस समय एक आदमी जिसका नाम रघु था अचानक गायब हो गया था। उसकी प्रोफाइल उस बूढ़े आदमी से मिलती जुलती थी जिससे मैं मिला था। हमने रघु के पुराने ठिकानों की जांच की और आखिरकार हमें एक सुराग मिला। एक पुरानी सुनसान हवेली थी जहां रघु अक्सर जाया करता था। हमने सोचा कि हो सकता है कि वह वहीं छुपा हो। राहुल और मैं उस हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते में हमें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हवेली का दृश्य भयानक था, जैसे किसी डरावनी फिल्म का सेट। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। अचानक हमें एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही हमारी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल वही थीं जो मैंने उस रात देखी थी। वह हमें देखकर हंसा और बोला, तो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ ही गए। राहुल ने उससे कहा, रघु, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम कानून से नहीं बच सकते। रघु ने एक जोर की हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते। ये खेल मेरे लिए खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। रघु अचानक अपनी कुर्सी से उठा और एक चाकू निकालकर हमारी ओर बढ़ा। राहुल ने तेजी से अपनी बंदूक निकाली और उसे चेतावनी दी कि वह रुक जाए, लेकिन रघु नहीं रुका। उसने चाकू से हम पर हमला करने की कोशिश की। राहुल ने मजबूरी में गोली चला दी। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके मरने से पहले उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह अंत है? यह बस शुरुआत है।
रघु की मृत्यु के बाद पुलिस ने वहां आकर जांच की। उन्होंने राहुल की बातों को मान लिया और उससे सेल्फ डिफेंस में किया गया काम मान लिया। मामला खत्म हो गया था, लेकिन रघु की आखिरी बातों ने मेरे दिल में एक डर छोड़ दिया। कस्बे में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे, लेकिन मैं नहीं भूल पाया। रघु की भयानक मुस्कान और उसकी आखिरी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थीं। कुछ महीने बीत गए। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो रघु की आंखों में था। मैंने हड़बड़ाकर लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या मेरा भ्रम। अगले दिन मुझे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, खेल अब भी जारी है। मैं समझ गया कि रघु का डर अब भी जीवित था। उसके जैसा कोई और भी था जो उसकी तरह ही पागल था। राहुल और मैंने फिर से जांच शुरू की, लेकिन इस बार यह और भी मुश्किल था। हमें पता चला कि रघु के कई अनुयायी थे जो उसकी तरह ही पागल थे और हत्याओं का यह खेल जारी रखना चाहते थे। यह अधूरा सत्य अब भी जारी है। मुझे नहीं पता कि यह सब कब खत्म होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे पागल लोग मौजूद हैं जो कभी भी किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो सावधान रहना। हो सकता है कि अगली बार वह पागल तुम्हारे दरवाजे पर हो और तब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता ना हो। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह अधूरा सत्य अब भी जारी है। राहुल और मैंने जांच जारी रखी, लेकिन हमें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। रघु की मौत के बाद उसकी डायरी और उसके अनुयायियों के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी थी। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जानते थे कि कहीं ना कहीं इस भयानक कहानी का अंत होना ही चाहिए। एक रात जब मैं अपने घर पर अकेला था, तभी फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, अजय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच सकते हो? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जो रघु का काम पूरा करेगा। जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और फिर फोन कट गया। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत राहुल को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे शांत रहने और सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन मेरे लिए शांत रहना अब संभव नहीं था। उस रात मैंने अपने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और एक बैट अपने पास रख ली। अगले कुछ दिन मैंने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं हर आहट पर चौकन्ना हो जाता था, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हुआ कि मैं इस तरह हमेशा नहीं रह सकता। मुझे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। राहुल और मैंने फैसला किया कि हम रघु की पुरानी फाइलों और उसके अनुयायियों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएंगे। हमने पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और रघु के कुछ पुराने दोस्तों से बात की। हमें पता चला कि रघु का एक चेला था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश भी रघु की तरह ही पागल था और उसने कई हत्याएं की थीं, लेकिन पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई थी। हमने सुरेश के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। हमें पता चला कि वह अक्सर शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस में देखा गया था। हम वहां जाने का फैसला किया। रात का समय था और हम धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही हमें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। फार्म हाउस पुराना और सुनसान था, जैसे किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर चीज धूल और जाले से भरी हुई थी। हमें लगा कि शायद यहां कोई नहीं है, लेकिन तभी हमें एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। हमने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर सुरेश बैठा था। उसकी आंखों में वही पागलपन था जो रघु की आंखों में था। उसने हमें देखा और हंसते हुए बोला, तो तुम लोग आखिरकार यहां आ ही गए। राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने अचानक एक चाकू निकाल लिया और हम पर हमला करने लगा। हमने मुश्किल से खुद को बचाया और सुरेश को काबू में किया। सुरेश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने कई हत्याओं का जुर्म कबूल किया और बताया कि उसके और भी साथी हैं जो इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। सुरेश की गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन मैं जानता था कि यह शांति अस्थायी थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे फिर से वही गहरी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है।
मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या मेरा भ्रम। अगले दिन मुझे फिर से एक नोट मिला जिस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने राहुल को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे सांत्वना दी और कहा कि हम इस मामले को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं हर वक्त सावधान रहता हूं, हर आहट पर चौकन्ना हो जाता हूं। मुझे पता है कि यह डर हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं इस डर से भागूंगा नहीं। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो सावधान रहना। हो सकता है कि अगली बार वह पागल तुम्हारे दरवाजे पर हो और तब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता ना हो। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह अधूरा सत्य अब भी जारी है। सुरेश की गिरफ्तारी के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन मैं जानता था कि यह सन्नाटा उस भयानक तूफान से पहले की खामोशी थी। राहुल और मैं हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश से पूछताछ करते, लेकिन हर बार वह हमें केवल हंसकर जवाब देता। उसकी हंसी में वही पागलपन था जो रघु की आंखों में था। एक दिन जब हम सुरेश से मिलने गए तो उसने हमें एक चौंकाने वाला सच बताया। तुम लोग कभी नहीं समझोगे कि यह खेल कितना बड़ा है। रघु बस एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। राहुल ने गंभीर होकर पूछा, कौन है वह? हमें उसका नाम बताओ। सुरेश हंसते हुए बोला, उसका नाम जानना इतना आसान नहीं है। वह हमेशा छुपा रहता है और जब तक तुम उसे खोज पाओगे तब तक वह तुम्हारी जान ले चुका होगा। राहुल और मैं उलझन में थे। अब हमें एक नई चुनौती का सामना करना था। हम सोच रहे थे कि कैसे उस मास्टरमाइंड को खोजा जाए। तभी एक रात जब मैं अपने घर पर अकेला था, मुझे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में वही पागलपन था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल से बच सकते हो? मैंने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसने यह खेल शुरू किया था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और तुरंत राहुल को फोन किया। उसने कहा कि वह तुरंत मेरे पास आ रहा है। कुछ ही देर में राहुल पहुंच गया और हमने उस आदमी की तलाश शुरू की, लेकिन वह गायब हो चुका था। अब हमें यकीन हो गया था कि सुरेश सच कह रहा था। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था और उसने हमें खोज लिया था। हमने फैसला किया कि हमें सुरेश से और जानकारी निकालनी होगी। अगले दिन हम फिर से पुलिस स्टेशन गए और सुरेश से मिले। इस बार राहुल ने उसे धमकाया, अगर तुमने हमें सब कुछ नहीं बताया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुरेश ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वह आदमी बहुत खतरनाक है। राहुल ने उसे दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने और कुछ नहीं बताया। हम निराश होकर वापस लौट आए। अब हमारे पास एक ही विकल्प था, हमें उस मास्टरमाइंड को खुद ढूंढना था। हमने रघु और सुरेश के पुराने संपर्कों की जांच शुरू की। हमें पता चला कि रघु और सुरेश एक गुप्त संगठन का हिस्सा थे जो हत्याओं का यह खेल खेलते थे। यह संगठन बहुत ही खतरनाक था और इसके सदस्य पूरी तरह से गुमनाम रहते थे। हमने उस गुप्त संगठन के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। हमें पता चला कि उस संगठन का एक नेता था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक बहुत ही चालाक और खतरनाक व्यक्ति था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई नाम और पहचान बदल रखी थी। हमने आनंद की तलाश शुरू की। हमें पता चला कि वह अक्सर शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर देखा गया था। हम वहां गए और देखा कि वह जगह एक पुराना कारखाना था। रात का समय था और कारखाना बिल्कुल सुनसान था। हमने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर जगह अजीब सी खामोशी थी। हमें एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। हमने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर आनंद बैठा था। उसकी आंखों में वही पागलपन था। उसने हमें देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम लोग आखिरकार यहां आ ही गए। राहुल ने उससे कहा, आनंद, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम कानून से नहीं बच सकते। आनंद ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। आनंद ने अचानक एक चाकू निकाल लिया और हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हम तैयार थे। राहुल ने तेजी से अपनी बंदूक निकाली और आनंद को काबू में कर लिया।
आनंद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने कई हत्याओं का जुर्म कबूल किया और बताया कि उसके और भी साथी हैं जो इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। आनंद की गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन मैं जानता था कि यह शांति अस्थायी थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे फिर से वही गहरी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और देखा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या मेरा भ्रम। अगले दिन मुझे फिर से एक नोट मिला जिस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने राहुल को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे सांत्वना दी और कहा कि हम इस मामले को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं हर वक्त सावधान रहता हूँ, हर आहट पर चौकन्ना हो जाता हूँ। मुझे पता है कि यह डर हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं इस डर से भागूंगा नहीं। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो तो सावधान रहना। हो सकता है कि अगली बार वह पागल तुम्हारे दरवाजे पर हो और तब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता ना हो। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह अधूरा सत्य अब भी जारी है। मैंने अपना नाम आरव रखा है। यह कहानी मेरे जीवन के सबसे भयावह अनुभव की है। मैं दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, जहां की गलियां तंग और अंधेरी थीं। इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब मैंने अपने दोस्त अनुज के साथ देर रात एक फिल्म देखकर लौटने का फैसला किया। उस रात आकाश में घने बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं और माहौल में अजीब सी ठंडक थी। हम दोनों अपनी बातें करते हुए गलियों से गुजर रहे थे जब हमने देखा कि एक आदमी छाया की तरह हमारे पीछे चल रहा है। उसकी चाल धीमी थी और उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था। अनुज ने मजाक में कहा, क्या लगता है आरव, ये आदमी कोई भूत है? मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। जैसे जैसे हम अपने घर की ओर बढ़े, वह आदमी भी हमारे पीछे पीछे चलता रहा। मैंने अनुज को इसका जिक्र किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मुझे अनुज की कोई खबर नहीं मिली। मैं चिंतित हो उठा और उसके घर पहुंचा। वहां उसकी मां ने बताया कि अनुज रात से घर नहीं आया है। मेरी चिंता बढ़ गई और मैंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने मेरे दिल में डर और गहरा कर दिया। मेरे पड़ोसी राकेश का भी यही हाल हुआ। वह भी रात में गायब हो गया और उसकी भी कोई खबर नहीं मिली। यह सब एक रहस्य बन गया था जिसे सुलझाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। एक रात जब मैं अपने घर में अकेला था, मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। ये आवाजें जैसे किसी के चलने की थीं और मेरे घर के पास आकर रुक गईं। मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वही लंबा कोट पहने आदमी मेरी गली में खड़ा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। मैं डर से कांप उठा और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, लेकिन उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला। मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैंने कुछ दोस्तों से बात की और एक योजना बनाई। हम सभी ने रात को एक जगह इकट्ठा होकर उस आदमी की तलाश करने का निर्णय लिया। रात गहराते ही हम अपने अपने हथियार लेकर निकले। हम एक अंधेरी गली में छुपकर उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वही आदमी वहां दिखाई दिया। हमने उसका पीछा किया और एक पुराने जर्जर मकान तक पहुंच गए। वह मकान बहुत भयानक लग रहा था, जैसे कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। हम सभी ने अपने दिल को मजबूत किया और मकान के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। एक कमरे में हम सभी ने देखा कि एक अजीब सी गंध आ रही थी। हमने दरवाजा खोला तो हमारे होश उड़ गए। वहां अनुज और राकेश की लाशें पड़ी थीं और उनके शरीर पर बर्बरता के निशान थे। हम सब डर से कांप रहे थे। तभी अचानक वह आदमी हमारे सामने आ गया। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। वह एक विक्षिप्त और क्रूर हत्यारा था जिसने अपने शिकारों को बर्बरता से मारा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी निर्दयता को दर्शाती थी। हमने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हम पर भारी पड़ गया।
उसने हमारे एक दोस्त को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। हम सब स्तब्ध रह गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। पुलिस को बुलाने का भी समय नहीं था। हमने बाहर आकर तुरंत पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उस मकान को घेर लिया। उन्होंने उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वह एक मानसिक विकार का शिकार था, जिसने अपने विक्षिप्तता के चलते यह सब किया था। इस घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अनुज और राकेश की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैंने सीखा कि दुनिया में खौफनाक सच्चाइयां भी होती हैं, जिनसे हमें सामना करना पड़ता है। आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करता हूं, तो मेरी रूह कांप उठती है। यह कहानी मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात की घटनाओं ने मुझे और मेरे दोस्तों को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। हमने हत्यारे को पकड़वाने में मदद की, लेकिन अनुज और राकेश की दर्दनाक मौत की तस्वीरें हमारे ज़हन से कभी नहीं मिट सकी। मुझे अक्सर उन भयावह रातों के सपने आते थे और हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती थी। कुछ महीनों के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उस खौफनाक अनुभव ने मेरे भीतर एक जिज्ञासा पैदा कर दी थी। मैं ये जानना चाहता था कि वह आदमी आखिरकार कौन था और उसने ऐसी भयानक घटनाओं को अंजाम क्यों दिया। मैंने पुलिस के केस फाइलों और अखबारों की खबरों को खंगालना शुरू किया। आखिरकार मुझे पता चला कि उसका नाम विक्रम था और वह एक मनोरोगी था जो बचपन में ही अपने परिवार द्वारा त्याग दिया गया था। विक्रम ने अपने जीवन में कई भयानक घटनाओं का सामना किया था, जो उसे एक निर्दयी हत्यारा बना दिया था। विक्रम की कहानी ने मुझे और भी अधिक डराया। उसकी मानसिक स्थिति का कोई इलाज नहीं था और उसने अपनी सारी क्रूरता उन मासूम लोगों पर उतारी थी जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था। मुझे यह भी पता चला कि विक्रम ने अपनी विक्षिप्तता के कारण कई और हत्याएं की थीं, जो अब तक अज्ञात थीं। यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती थी कि हम ऐसे खतरनाक लोगों के बीच रहते हैं। एक दिन मुझे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस ने विक्रम के घर से एक डायरी बरामद की थी, जिसमें उसने अपनी सारी हरकतों को विस्तार से लिखा था। मैंने उस डायरी को पढ़ने का साहस जुटाया और उसकी कहानी को समझने की कोशिश की। उस डायरी में विक्रम ने अपने जीवन के हर पहलू को लिखा था। कैसे उसने अपने माता पिता की बेरुखी का सामना किया, कैसे वह एक असहाय बच्चा था जिसे कोई प्यार और सहारा नहीं मिला। जैसे जैसे मैं विक्रम की डायरी पढ़ता गया, मेरी आंखों के सामने उसके बचपन की तस्वीरें उभरती गईं। वह एक ऐसा बच्चा था जिसने अपने जीवन में सिर्फ तकलीफें झेली थीं। उसके आसपास के लोग उसकी पीड़ा को नहीं समझ सके और उसे एक दानव में बदल दिया। लेकिन इससे उसका अपराध कम नहीं हो जाता था। उसने जो कुछ भी किया वह अक्षम्य था। विक्रम की डायरी में एक और रहस्य छिपा था। उसने लिखा था कि उसने एक और शिकार को छुपा रखा है जो अभी तक जीवित है। यह पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और वे उस डायरी के आधार पर उस जगह की तलाश करने लगे जहां विक्रम ने अपने आखिरी शिकार को बंदी बना रखा था। पुलिस ने बहुत मेहनत से उस जगह का पता लगाया और वहां एक गुप्त कक्ष मिला। उस कक्ष में एक युवती बंद थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने पुलिस को बताया कि विक्रम ने उसे कैसे बंदी बनाया और उसकी यातनाओं का शिकार बनाया। उस युवती का बच जाना एक चमत्कार था। उसने बताया कि विक्रम ने उसे क्यों नहीं मारा। वह उसे अपनी सारी क्रूरता दिखाना चाहता था और अंत में उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन हमारे साहस और पुलिस की मदद से वह बच गई। इस घटना ने हमें एक बार फिर से साबित कर दिया कि मानवता में एक अजीब सी ताकत होती है जो सबसे बुरे हालात में भी जीत सकती है। विक्रम की गिरफ्तारी और उसकी डायरी के खुलासे के बाद हमारे मोहल्ले में एक नई चेतना आई। हम सभी ने यह संकल्प लिया कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे और किसी भी असामान्य घटना को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, डर को मात देने के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में वह खौफनाक रात हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गई। हर बार जब मैं अकेला होता हूं, मुझे वह अंधेरी गलियां
और विक्रम की जलती हुई आंखें याद आ जाती हैं। यह कहानी सिर्फ मेरे अनुभव की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और संभालने की जरूरत है, ताकि किसी और को वैसी भयावहता का सामना न करना पड़े। खौफ का साया हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, लेकिन मैंने सीखा कि हम अपने डर से भी कुछ नया सीख सकते हैं। हमने विक्रम को कानून के हवाले किया और उसकी क्रूरता का अंत हुआ, लेकिन उस घटना ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई उससे भी ज्यादा भयानक होती है जितनी हम सोच सकते हैं। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद हमारे मोहल्ले में कुछ शांति आई, लेकिन वह खौफ का साया अब भी हर किसी के दिल में बसा हुआ था। मैं और मेरे दोस्त अब अक्सर मिलते थे, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी रहती थी। हम सब ने विक्रम के क्रूरता के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसकी डायरी पढ़ने के बाद हमें उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा हुआ। एक दिन जब मैं अपने घर के बाहर बैठा था, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। आवाज बहुत ही धीमी और कंपी थी। वह आवाज किसी महिला की थी जिसने मुझसे कहा, आरव, मुझे बचाओ, वह फिर से आ गया है। मैं इस बात से पूरी तरह हिल गया। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और इस कॉल की जानकारी दी। पुलिस ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह अनट्रेसेबल निकला। इस घटना ने मेरे दिल में एक और भय पैदा कर दिया। क्या विक्रम के कोई साथी थे? क्या उसकी गिरफ्तारी के बाद भी खतरा टला नहीं था? यह सवाल मेरे मन में गूंजता रहा। मैंने पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। मेरे दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तुम्हारे पास समय कम है। इस धमकी भरे संदेश ने मुझे और भी सतर्क कर दिया। मैंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और उन्होंने मेरे घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मैं विक्रम के घर वापस गया, जहां उसने अपनी डायरी छुपाई थी। मैंने वहां के हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी मेरी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें विक्रम और कुछ अजनबी लोग थे। मैंने सोचा कि यह उसकी गैंग हो सकती है। मैंने उस तस्वीर को पुलिस को दिखाया और उन्होंने उन लोगों की पहचान करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे हम उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने लगे। पता चला कि वे लोग भी विक्रम की तरह ही मानसिक विकार से पीड़ित थे और विक्रम का सहयोग करते थे। एक रात जब मैं अपने घर में अकेला था, मुझे फिर से वही अनजान नंबर से फोन आया। इस बार आवाज साफ थी, आरव, ये तुम्हारा अंत है। मेरी सांसें थम गईं और मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मेरे घर पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस की मदद से हमने उस नंबर को ट्रेस किया और हमें पता चला कि वह कॉल एक सुनसान इलाके से की गई थी। हम सभी ने उस जगह की तलाशी ली और हमें वहां एक गुप्त ठिकाना मिला। वहां हमें विक्रम के कुछ और साथियों का पता चला जो उसी की तरह खतरनाक थे। हमने उन सभी को गिरफ्तार करवा दिया। यह घटना हमारे लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद भी उसके साथी हमारे बीच में थे। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। मैंने अपनी पढ़ाई और जीवन की अन्य गतिविधियों में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन वह खौफनाक अनुभव मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। कुछ महीनों बाद हमें एक और खबर मिली। पुलिस ने विक्रम के साथियों से पूछताछ के दौरान यह पता लगाया कि उन्होंने कई और मासूमों को अपने अत्याचार का शिकार बनाया था। उन लोगों को भी न्याय मिला और उनके अपराधों की सजा दी गई। इस सब के बावजूद मुझे यह एहसास हुआ कि विक्रम और उसके साथियों के पीछे का असली कारण समाज की बेरुखी और उनकी मानसिक स्थिति थी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग समाज में वापस न आए, और अगर वे आते हैं तो उनकी मदद की जाए ताकि वे किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें। यह कहानी सिर्फ मेरे अनुभव की नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक सबक भी है। हमें यह समझना होगा कि हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और किसी भी असामान्य घटना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह खौफनाक अनुभव मुझे यह सिखा गया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विक्रम की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह खौफ का साया अब भी हमारे दिलों में जिंदा था। मैंने यह निर्णय लिया
कि मैं अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करूंगा ताकि वे भी सतर्क रहें और इस तरह की घटनाओं से बच सकें। और इस तरह मैंने अपनी कहानी लिखी ताकि यह सबक हमेशा याद रहे। दोस्तों चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किस ने कमेंट किया था। लैक्समैन पहले नंबर पर है, मस्कन दूसरे नंबर पर है, बाबलू तीसरे नंबर पर है, मुनी चौथे नंबर पर है, अफजाल आली पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।